बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस किया था कि ये दोनों फॉर्मेट्स आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए। एनी क्वेश्चन? अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग देखें तो कुछ ऐसी बातें हैं जो वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो हम लोगों ने बार बार डिस्कस करनी। यहाँ पर सबसे पहली चीज आ रही है रिलेशनशिप बिटवीन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज द इक्विटी ऑफ अ बिजनेस एट अ पॉइंट इन टाइम। तो जब भी हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं तो इक्विटी कैसे डिटरमिन होती है? इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास इक्विटी का पोर्शन मौजूद होता है, एसेट्स का पोर्शन मौजूद है, लायबिलिटीज का मौजूद है। तो यहाँ पर हमें हमारी इक्विटी का पता चलता है। मींस दैट अब ये देखो, जरूरी नहीं मैंने जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है सिर्फ वो इक्विटी हो, उस अमाउंट के ऊपर जो मैंने रिटर्न लिया था वो भी मेरी इक्विटी का पार्ट बन जाता है, क्योंकि मैंने विड्रॉ नहीं करवाया सारे का सारा। जो मैंने विड्रॉ करवाया सिर्फ उतना मैंने डिडक्ट किया। इसकी एग्जांपल बार बार मैं आपको दे चुका कि 100 रुपीज इन्वेस्ट किए और उसके ऊपर मेरे पास 40 रुपीज का रिटर्न आया, तो मेरा इक्विटी बैलेंस 140 हो चुका है। और अगर उसमें से 20 रुपीज मैंने विदड्रॉ करवा लिए तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो मेरा इक्विटी का बैलेंस होगा वो 100 नहीं है जो मैंने इन्वेस्ट किया था, वो 120 है। वो मेरे जो रिटर्न का पार्ट जो मैंने विड्रॉ नहीं किया वो भी का पार्ट बन जाएगा। तो सेकेंड ईयर के लिए मेरे पास जो इक्विटी बैलेंस आएगा वो 120 आ जाएगा। और बैलेंस शीट में हमें इक्विटी का पोर्शन उस डेट पर हमारे पास इक्विटी का क्या बैलेंस है वो शो कर रहा होता है, मतलब नेट एसेट्स की वर्थ बताता है। फिर देखें, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड्स विद अ फिगर शोइंग अ नेट प्रॉफिट फॉर पीरियड। तो हमारे पास जो हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो हमें हमें उस साल के प्रॉफिट्स के बारे में बताती है, परफॉर्मेंस के बारे में बेसिकली बता रही होती है कि उस साल की परफॉर्मेंस क्या रही, उस साल में कितना प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया। थर्ड स्टेटमेंट, प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस therefore added to the इक्विटी। अब देखो इक्विटी क्या होता है कि जो बिजनेस ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है वो इक्विटी कहलाएगा, लेकिन जो बिजनेस उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न है, जो प्रॉफिट हासिल कर रहा है, उस प्रॉफिट का हकदार कौन है? ऑनर ऑफ द बिजनेस। तो ऑनर से रेलिवेंट जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती है ना वो इक्विटी का पार्ट बन जाती हैं। तो जितना भी प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है वो हम लोग इक्विटी में जाके ऐड किया करते हैं। आई होप कि ये तीनों स्टेटमेंट्स के सब बच्चों को डन। नेक्स्ट देखें, अकाउंटिंग टर्म्स रिकॉग्निशन, कि आप लोगों ने ना किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज किस टाइम पर करना है, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स वगैरह हमारे पास आएंगे। हर चीज का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अलग अलग से होगा, हर स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग से रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। तो वो तो जैसे ही हम लोग पढ़ देखते जाएंगे उनको। लेकिन देखें, दिस रेफर्स टू पुटिंग एन आइटम इनटू द बुक कीपिंग सिस्टम, परफॉर्मिंग डबल एंट्री ऑन इट। अब देखो, आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर आपके लेवल पे देता हूँ कि आप लोगों ने ना एक गाड़ी परचेज करनी है और उस गाड़ी के लिए अभी आप लोगों ने 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे कर दी। डाउन पेमेंट मींस दैट इन एडवांस आप लोगों ने पेमेंट। क्या गाड़ी 5 लाख रुपए की है? नहीं, गाड़ी आपको मिल रही है 30 लाख रुपए की। अभी 25 लाख रुपए आपने देने हैं। आप लोग बुकिंग करवा ली है, उसके लिए 5 लाख रुपए आपने कंपनी वालों को दे दिए। उन्होंने कहा कि आपको गाड़ी मिलेगी 3 माह के बाद। क्या जिस दिन मैं 5 लाख रुपए देकर आया हूँ उस दिन गाड़ी को रिकॉर्ड करूं कि मेरे पास गाड़ी, कार, वैन डेबिट हो गई है और कैश क्रेडिट हो गया 5 लाख रुपए से? बस यही है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो मुझे रिकॉर्ड करना कब चाहिए? जब गाड़ी आ जाएगी। ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है कि जिस दिन आप गाड़ी रिसीव करोगे उस दिन गाड़ी को रिकॉर्ड करना, उससे पहले नहीं कर सकते। तो उससे पहले जो मैंने 5 लाख रुपए दिया उसको कैसे रिकॉर्ड करूं? एडवांस फॉर कार, कार नहीं आएगा, एडवांस फॉर कार। ओके, वो डेबिट और मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख से। और जब गाड़ी आ जाएगी एडवांस खत्म हो जाएगा। फिर जिस दिन गाड़ी आएगी उस दिन मेरा एडवांस
खत्म हो जाएगा, बल्कि मुझे मजीद 25 लाख रुपए उनको देने होंगे। तो ये जर्नल एंट्रीज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। आई होप कि आपको बात की समझ आ चुकी है। जी। अच्छा, इसी तरह एग्जाम्पल दें, आप लोग गुड्स सेल कर रहे हैं, आपके कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया कि भाई जिस गुड्स में भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कि हमें ना ये गुड्स आपने पहुंचानी है आज से 15 दिन के बाद। उसने एक बहुत बड़ा ऑर्डर आपको दे दिया, उससे आपने 20,000 रुपये आज के दिन रिसीव कर लिया, लेकिन गुड्स डिलीवर करोगे आफ्टर 15 डेज। आज जो 20,000 रुपये रिसीव किए, क्या सेल्स रिकॉर्ड करूं? क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने गुड्स डिलीवर नहीं की, इसलिए मैं उसको सेल्स नहीं रिकॉर्ड करूंगा। हाँ, 20,000 रुपये जो मैंने ले लिए हैं वो मैं अपना कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा, तो क्रेडिट किसको करूंगा? सेल्स को नहीं करूंगा। क्रेडिट किसको करूंगा? फ्रॉम कस्टमर्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, उसको मैं जाके क्रेडिट कर दूंगा। फिर जिस दिन मैं गुड्स उनको हैंड ओवर करूंगा, मैं अपनी सेल्स उस दिन जाके रिकॉर्ड करूंगा। ये है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस टाइम पर आप लोगों ने रिकॉर्ड करना है। सेल्स को कब रिकॉर्ड किया जाता है, को कब रिकॉर्ड किया जाता है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि सेल्स को कब रिकॉर्ड करना है, परचेजेस कब रिकॉर्ड होंगी, इनकम एक्सपेंसेस इनको कब रिकॉर्ड करना है हम लोगों ने। ये सारा क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। रिकॉग्निशन वर्ड समझ आ गया होगा आप लोगों को कि अपनी बुक्स के अंदर किसी भी चीज को आप लोगों ने रिकॉर्ड किस टाइम पर करना है, उसे क्राइटेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, कॉस्ट। जैसे कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि आप एक बुक परचेज करने के लिए गए और वो बुक आपको मिल रही है 500 रुपए की। अच्छा, बुक शॉप पे लेकर आए, 500 रुपए की लेकर आए, लेकिन उसके ऊपर 100 रुपए का पेट्रोल लग गया। जब आप क्लास में आके बैठे, आप अपने दोस्त को वो 550 रुपए में भी नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक्सपेंस हो गया है। तो कॉस्ट के अंदर सिर्फ वो वाली अमाउंट शामिल नहीं होती जो आप अपने सप्लायर को पे कर रहे होते हैं, बल्कि उसके ऊपर आने वाले एक्सपेंसेस भी कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। कि अगर किसी किस्म की कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो आप कोई बाइक लेकर आए या कोई गाड़ी लेकर आए, तो आपको पता है उसकी रजिस्ट्रेशन फी भी पे करनी पड़ती है, उसको अपने नाम पे ट्रांसफर भी करवाना पड़ता है, कोई लीगल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, वो भी आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, कोई डिस्काउंट्स वगैरह तो वो उसमें से लेस हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स पे करना पड़ जाए आप लोगों को, वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो कॉस्ट को डिटरमिन करना पड़ता है। फिर जाकर देखते हैं कि कोई भी आइटम, जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी मैंने अपने पास डेबिट करनी है, लेकिन वो डेबिट मैं कौन सी अमाउंट पे करूं, तो मुझे उसकी कॉस्ट के ऊपर उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो कॉस्ट को सबसे पहले मैं इन टोटल इसकी कॉस्ट इनकर्ड कितनी हुई। अब देखिए क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ कैश, जो हम लोग कैश पे करते हैं, और कैश इक्विवेलेंट। देखो, अगर मेरे पास सपोज कैश नहीं है, मैं आपको चेक दे दूं, तो आप एक्सेप्टिंग करोगे? कैश इक्विवेलेंट है। ऑलराइट, कैश से मुराद करेंसी नोट्स हैं, या 1,000 रुपए के बदले 1,000 थे, लेकिन अगर मैं उसकी जगह पे आपको 1,000 रुपए के बॉन्ड्स दे दूं, कैश इक्विवेलेंस है। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों को 1,000 कर दे दूं, कैश इक्विवेलेंस है, तो आपको उसके अगेंस्ट 1,000 रुपए ही मिल जाने हैं। ऑलराइट, और the value of the other consideration given to acquire an asset, other consideration given, कि सपोज अगर मैंने कोई चीज परचेज करनी थी, कुछ अमाउंट ऐसा होता है, आप लोगों ने एक न्यू मोबाइल परचेज करना है, तो क्या पुराना मोबाइल तो पुराना मोबाइल उस शॉपकीपर को दे दो जिसे न्यू मोबाइल ले रहे हो, वो किसी ना किसी अमाउंट पे सेल हो जाएगा। मतलब अब देखो, आप लोगों ने एक न्यू मोबाइल लिया, न्यू मोबाइल के लिए ना अपना पुराना मोबाइल उसको दे दिया। अब न्यू मोबाइल था 50,000 रुपए का, पुराना मोबाइल देने के बाद क्या वो आपसे 50,000 रुपए लेगा? कितनी अमाउंट? 40,000 कर लो, 10,000 रुपये आपका अपना मोबाइल, पुराने वाला मोबाइल आपका 10,000 रुपये, साथ में आपने उसको 40,000 रुपये दे दिया। ऑलराइट, 50,000 रुपये पूरे हो गए। तो कॉस्ट में एक तो ये होता है कि जो आप कैश पे कर रहे हो या कैश इक्विवेलेंट, प्लस अगर कोई अदर कंसिडरेशन आप लोगों ने पे किया, अदर कंसिडरेशन मतलब कैश, आपने अपना कोई पुराना एसेट ही उसको डिलीवर कर दिया, तो उसकी वैल्यू भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी।
कहने का मतलब ये है कि अब देखो कैश में तो आपने 40,000 रुपए दिए थे, क्या अपना नया मोबाइल 40,000 रुपए का बताओगे? कितने का? 50 का। क्यों? क्योंकि उसमें 10,000 रुपए का आपका पुराना एसेट शामिल था। गॉट इट? नेक्स्ट देखें, ग्रॉस अमाउंट। ये प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ग्रॉस अमाउंट मतलब इन टोटल और नेट अमाउंट मतलब आफ्टर डिडक्शंस। ग्रॉस अमाउंट बिफोर डिडक्शंस, नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्शन। तो ग्रॉस अमाउंट देखें, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एसेट, liability, income or expenses without deducting any related amount। मतलब सेल्स इन टोटल आपने सेल्स बता दी, ट्रेड रिसीवेबल्स आप लोगों ने टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स बता दिए, ये ग्रॉस अमाउंट है। क्या आपके टोटल रिसीवेबल 63,000 के हैं और आप लोगों की जो टोटल सेल्स हुई है ड्यूरिंग द ईयर वो 580,000 की हुई है। लेकिन इनमें से नेट अमाउंट क्या होगी कि आप लोगों ने सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस कर दो, किसी किस्म का अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है अपने कस्टमर्स को वो भी लेस कर दो, तो आपके पास एक नेट अमाउंट आ जाएगी और वो क्या है 531,000। अब ये आफ्टर डिडक्शंस आ गई, ये नेट अमाउंट बन गई। अच्छा, अभी के लिए आप लोगों ने सिर्फ सेल्स रिटर्न पढ़ा हुआ है, तो मतलब सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस कर दो तो नेट अमाउंट बन जाएगी। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ने हैं डिस्काउंट्स जो हम लोग अलाउ कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को, डिस्काउंट जो हम लोग रिसीव कर रहे होते हैं अपने सप्लायर से, उसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन हम लोग चैप्टर 2 में करेंगे। तो अभी इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये मतलब अच्छा खासा टॉपिक है, हम लोगों ने टाइम लगाना है, तो इस वजह से अभी इसके बारे में उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना याद रख लेना कि अगर सेल्स किसको की जाती है, तो अगर कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहे हो ना तो यहाँ से लेस करो। ओके, कस्टमर्स को अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो अपनी सेल्स में से लेस करो, उनको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं। ये पुराने रूल्स थे कि हम लोग इस डिस्काउंट को अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे, अब एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना, सेल्स में से लेस करना है। ओके, तो जैसे ही सेल्स में से लेस करोगे तो अमाउंट आफ्टर डिडक्शंस आ जाएंगी, तो वो नेट अमाउंट कहलाएगी, वो नेट सेल्स कहलाएगी आपकी। बात क्लियर हो गई? अच्छा, नेक्स्ट देखें ट्रेड डेटर्स के पास। डेटर्स ग्रॉस अमाउंट आपके पास कितनी थी 63,000, लेकिन इसमें से हम लोगों ने लेस कर दिया क्या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, और नेट अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई 59,500। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स चैप्टर नंबर 5 इन डिटेल जाकर देखेंगे कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं। अभी यहाँ पर इतना समझ लें, ये वो अमाउंट है जो हम अपने रिसीवेबल से कवर नहीं कर सकते, ये वो अमाउंट है जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, बैड डेट नहीं, ये बैड डेट नहीं होते। रिसीवेबल्स में से जब यहाँ पर हम लोग डिडक्ट करने लगते हैं ना अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ये बैड डेट नहीं है। बैड डेट में और डाउटफुल डेट में फर्क है, चैप्टर नंबर 5 में पर। ठीक है, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आउट ऑफ 3,000 मैं 3,500 इन फ्यूचर अपने रिसीवेबल से रिकवर नहीं कर पाऊंगा, तो कितनी अमाउंट रिकवर कर सकता हूं मैं, वो 59,500, ये मेरे नेट रिसीवेबल। गॉट इट? तो मतलब ग्रॉस और नेट अमाउंट का कंपैरिजन कैसे करोगे कि बिफोर डिडक्शन डिडक्टिंग एनी अमाउंट तो अमाउंट बनेगी, एंड आफ्टर डिडक्टिंग एनी अमाउंट तो वो आपके पास आपकी नेट अमाउंट बनेगी। All right, any issue? Good. नेक्स्ट चलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, इसमें से ना थोड़े बहुत एमसीक्यूज वगैरह आप लोगों के बन जाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रेलिवेंट है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी मींस जिसकी हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। Reporting entity that is useful to existing and potential investors। Existing investors मतलब जिन्होंने अभी इन्वेस्ट किया हुआ है। Potential investor से क्या मुराद है, जो इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं, सोच रहे हैं, फ्यूचर के इन्वेस्टर्स। मतलब एक तो मेरे पास मेरे इन्वेस्टर्स हैं, एक तो मैंने उनको इतना कॉन्फिडेंस देना है कि भाई मेरे पास रहो, अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ ना करो।
लेकिन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैंने दूसरों को भी अपनी तरफ माइल करना है कि भाई मेरी कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, आप मेरे शेयर्स परचेज करें। वो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, फ्यूचर में जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास करनी है, उसे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट देखो, लेंडर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को कर्ज देते हैं। अच्छा, कौन शामिल हो सकता है इसमें? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड अदर क्रेडिटर्स। एक तो ये आ गए ना हमारे पास लायबिलिटी, अदर क्रेडिटर्स जिनसे हम लोगों ने गुड्स परचेज की हुई हैं, वो क्रेडिटर्स के तौर in making decision about providing resources to the entity। मतलब इन्वेस्टर्स ये सोचेंगे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर, उसमें प्रॉफिट्स की वैल्यू को देखकर, अर्निंग पर शेयर को देखकर कि हम लोग इन्वेस्ट करें या ना करें। दूसरा, बैंक वाले ये सोचेंगे कि भाई इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि क्या ये हमें हमारे लोन पर इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, क्या ये हमारा लोन हमें वापस कर देंगे। उन्होंने अपना ये वाला इंटरेस्ट देखना होता है। क्रेडिटर्स जिनसे हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, उन्होंने भी ये देखना है कि भाई क्या ये अपने कस्टमर से जल्दी पैसे लेकर हमें जल्दी से पे कर देंगे, पे करने की सलाहियत भी रखते हैं या नहीं रखते। तो ये डिसीजन मेकिंग उन्होंने लेनी होती है। अब आपको पता हो दोस्त है जिसने प्रीवियस मंथ या ऐसे पिछले 6 महीनों में आपसे 10,000 रुपए लिया था और अभी तक वापस नहीं किया, और अब वो दोबारा आपसे 5,000 रुपए लेने आ गए, आप दोगे उसे? बस यही काम क्रेडिटर ने करना है। जब उसे पता होगा कि यार ये मेरे पहले वाले पैसे नहीं वापस कर रहा, तो मैं इसे मजीद क्यों गुड्स सप्लाई करूं, तो मेरे तो और ज्यादा पैसे फंस जाएंगे, है ना ऐसा। तो उन्होंने भी ये डिसीजन मेकिंग करनी है। क्लियर? अब इन्वेस्टर्स को पता है कि यार इस कंपनी से तो हमें कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा, लॉस पे जाए जा रही है। क्या वो अपनी इन्वेस्टमेंट रखेंगे अपनी कंपनी? क्या किसी अपने दोस्त से कहेंगे कि आजा तुझे एक ऐसी कंपनी बताऊं जो टोटली लॉस में जा रही है, बस उसमें अपना पैसा लगा दो? नहीं करेंगे भाई। तो उन्होंने करनी होती है, और किस चीज को देख के डिसीजन मेकिंग करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने प्रिपेयर करके उनको देनी। ऑलराइट, फिर देखो, the information explains the financial position of an entity at the end of the period is usually a year, and the financial performance of the entity over that period। मतलब दो ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनानी है, एक बैलेंस शीट स्टेटमेंट जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगी, और दूसरी इनकम स्टेटमेंट जो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताएगी कि सारा साल बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी रही। अब देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर। तो आपके पास बिजनेस की टाइप्स कौन कौन सी थी? तीन थी। कौन कौन सी? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। अच्छा देखो, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, मैं अकेला बंदा बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस मेरा अपना है, इन्वेस्टमेंट मेरी अपनी है, मैं कर रहा हूँ, उसका रिटर्न क्या आप लोग लेकर जाओगे? कौन लेके जाएगा? मेरा ही है। क्या मुझसे पूछोगे मेरा रिटर्न कितना है? आपका बनता ही नहीं है पूछना। तो मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं या ना बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, मतलब बाय लॉ मैंडेटरी नहीं है सोल ट्रेडर के लिए कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो वो ना भी बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बनानी पड़ जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? भाई अगर बिजनेस में हूं, तो क्या मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है? किसकी है? मेरी है। लेकिन मैं एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता हूँ, नॉन अकाउंटेंट पर्सन हूँ, मुझे नहीं पता व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, तो क्या मैं खुद बनाऊंगा? उसके लिए मैं हायर करूंगा, अकाउंटेंट्स को हायर करूंगा, वो मुझे बना कर देंगे। तो भाई आपकी, मतलब आप में से मैंने किसी को हायर कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बनाऊंगा भी मैं खुद। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं बनाऊंगा भी खुद। मैं वो काम किसी और से करवा सकता हूँ। ऑलराइट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप। क्लियर है ये बात कि भाई आपने काम करके देना है,
आपको नहीं आता, आप किसी और से करवा लें, लेकिन हमें काम दें। ओके, तो आप मेरे एम्प्लॉयज होंगे, काम मैं खुद ही करवा रहा हूं। बात क्लियर? तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनने वाली। कोई आके मुझसे पूछ स्टेटमेंट्स का या आपसे आके पूछेगा, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना उसको, आप लोग नहीं है। गॉट इट? इसी तरह पार्टनरशिप, इन चारों भाइयों की पार्टनरशिप है। क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो इनके प्रॉफिट्स में? क्या आप इंटरेस्ट रखते हो कि किसको कितना हिस्सा मिल रहा है? ये चारों जाने। तो इनके लिए एज सच बाय लॉ रिक्वायरमेंट नहीं है कि इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। हाँ, अगर ये अपने लिए बनाना चाहें तो जरूर बना लें, हमें एतराज भी कोई नहीं है। लेकिन लॉ ने नहीं कहा कि आप हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कर दें और आप हमारे पास सबमिट कर दें। बात क्लियर हो गई? अपने लिए बनाना चाहे तो ये जरूर बनाए, ताकि एक दूसरे का ख्याल रहे, उन्हें पता हो हर पार्टनर को कि भाई हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट वर्ड्स, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं होता। ऑलराइट, लेकिन अगर बनानी पड़ जाए तो वो दो पर्पसेस हैं बनाने के लिए। पहला पर्पस क्या होता है? आपने अपने बिजनेस के ऊपर टैक्स पे करना हो। अपने बिजनेस के ऊपर जो प्रॉफिट्स अर्न करते हो उसके ऊपर टैक्स पे करना है। तो प्रॉफिट का पता कहां से चलना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो टैक्स जाके पे करोगे। और अगर आपने ना बनाई, उन्होंने हैवी सा टैक्स लगा देना है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर छोटा टैक्स शो कर दो, कम टैक्स शो कर दो, तो आप लोगों को टैक्स, प्रॉफिट कम शो कर दो तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा आपको। अपने एक्सपेंसेस बढ़ा दो। ये सिंपल सा है ना? और ऐसा किया जाता है, और ऐसा ही करना है इंशाल्लाह। जितना आप किसी का टैक्स सेव करवा रहे होते हो ना, उतनी फी आपकी हैवी होती है, उतनी आप लोगों की फी हैवी होती है। कि अगर किसी को 1 करोड़ रुपए का टैक्स आप सेव करवा के दे रहे हो ना, तो 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए आपके बनते हैं। अच्छा सुनो, अच्छा एक तो ये हो गया टैक्स पर्पसेस के लिए। अभी हम लोग ईमानदार बन के सीखेंगे, ठीक है? वो बाद में देखा जाएगा। अभी आप लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, एक ईमानदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है? अभी आप लोगों ने ऐसी बातें नहीं सोचनी। अभी आप लोगों ने बाय रूल चलना है, और बाद में हर काम हम लोग रूल्स के अगेंस्ट कर रहे होते हैं, और वही हमारे रूल्स होते हैं। अच्छा सुनो, सुने, एक तो ये आ गया टैक्स अथॉरिटीज को अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करवानी है फॉर टैक्स पर्पसेस तो हमें बनानी पड़ती है। वो सोल ट्रेडर को भी बनानी पड़ती है, वो पार्टनरशिप बिजनेस को भी बनानी पड़ती है। और दूसरा, अगर आप लोगों को पैसों की जरूरत पड़ गई है और आप ये बैंक में जाते हो ना, और आपका बिजनेस लोन है, सबसे पहले आपसे आपके बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगी जाती है। तो आप लोग ऐसे बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नहीं जा सकते। तो लोन के लिए भी आप लोगों को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके ले जानी पड़ती है। ऑलराइट? अच्छा अब देखो यहाँ पे, sole trader or partnership business, there may be obligation to prepare financial statements other than for tax purposes or obtaining loan from bank, for which the owners, मतलब सोल प्रोप्राइटर में तो बिजनेस ऑनर, और पार्टनरशिप में पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देनी है। दे माइट एम्प्लॉय अ पर्सन, मतलब अगर उनको खुद से नहीं आती फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, तो वो किसी पर्सन को हायर करेंगे और उससे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, they might employ a person to maintain the accounting records and prepare financial statement। ये काम किसी और से करवा सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ऑनर और पार्टनर। आई होप कि ये पैसे समझ आ गया सब। वैसे ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन अगर टैक्स अथॉरिटीज को सबमिट करवानी है या आप लोगों ने लोन लेना है, तब आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेंगी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी, मतलब बिजनेस ऑनर या उनके पार्टनर की होती है। क्लियर? बात करें तो भाई कंपनी के लिए मैंडेटरी है, हर हाल में उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, और ना सिर्फ बनानी है बल्कि शेयर होल्डर्स को भी भेजनी है, एससीसीपी में भी जमा करवानी है,
और अपनी वेबसाइट के ऊपर भी उन्होंने लगानी होती हैं। अगर लिस्टेड कंपनीज हैं तो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लगानी है। तो इनके लिए मैंडेटरी होता है और इनके पास पूरा डिपार्टमेंट होता है अकाउंटेंट्स का, जिसमें हेड कर रहा होता है सीएफओ, और उसके नीचे काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए होते हैं और हर अकाउंटिंग वर्क हो रहा होता है उनका। तो ये कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स की नहीं आती, क्योंकि शेयर होल्डर तो कंपनी मालिक जरूर हैं, लेकिन कंपनी को रन कौन कर रहा है। और अब देखो, एक गाड़ी है, बस के मालिक हैं आप, लेकिन आपने होगा ड्राइवर गाड़ी लेके गया और एक्सीडेंट हो गया, किससे पूछा जाए? तो वो रिस्पॉन्सिबल हुआ ना। ऐसे ही है, ड्राइवर से ही भाई पूछा जाएगा कि भाई तूने गाड़ी क्यों ठोकी है। ओके, मालिक तो घर में बैठा सो रहा है सुकून से, ठीक है, वो मालिक जरूर है, उसे पूछा जरूर जाएगा कि भाई तुमने इसका लाइसेंस देखा था, नहीं देखा था, क्या मसला आया। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ड्राइवर। तो कंपनी को कौन रन कर रहा है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, शेयर होल्डर्स तो आ ही नहीं रहे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है ना, वो फॉर शेयर होल्डर्स होती हैं। ऑलराइट, आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, आप लोगों ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है कंपनी को। मैं आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि हमारी कंपनी की पोजीशन कैसी है, हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, किससे जाके पूछोगे? क्या आप अपने आप से पूछ सकते हो? क्यों? क्योंकि आप तो कंपनी को रन ही नहीं कर रहे। तो लाजमी बात है आप मुझसे पूछोगे, जब मुझसे पूछोगे तो मैं आंसर किस तरह से करूंगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो मैं पहले बनवाऊंगा तो आपको दूंगा ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करवाना है। ऑलराइट, अच्छा अब देखो यहाँ कंपनीज मस्ट प्रिपेयर, मेक अ वर्ड नहीं यूज किया गया, मतलब जोर दिया गया है कि भैया आपके पास ऑप्शन नहीं है, हर हाल में आप लोगों ने ये बना के देनी है। मस्ट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर शेयर होल्डर्स। और ये कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है उसमें सबसे बड़े यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। चलो मैं आप लोगों के लिए बनवाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ आपके अलावा कहीं और जरूरत पड़ी तो उधर भी दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने आप लोगों को देनी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर शेयर होल्डर, फॉर फाइलिंग विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज। और हमारे पास जो कंपनीज के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। ये कंपनीज को रेगुलेट कर रहा होता है। हमारे पास ये रेगुलेटरी अथॉरिटी आएगी SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान। ये पूरा एक इदारा है, जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए आई कैप है ना, इसी तरह कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन शॉर्ट SECP। मोस्टली हम लोग ये वर्ड यूज कर लेंगे। अच्छा, रेगुलेटरी बॉडी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स टू इंश्योर दैट दिस इज डन। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं। Usually the work is delegated to employee। अच्छा, मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स में भाई फर्क होता है, मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फर्क होता है। तो अगर कहीं पर ऑप्शन में हो डायरेक्टर, दूसरे ऑप्शन में हो मैनेजमेंट, तो आपने डायरेक्टर्स को टिक करना है, मैनेजमेंट को नहीं करना। खुद डायरेक्टर मैनेजमेंट का पार्ट बन जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में और बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं जो डायरेक्टर्स नहीं होते, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं बनते। क्लियर जी? नेक्स्ट आएगा रेगुलेशंस फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप के लिए। तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की वैसे तो इनके लिए बनाना भी जरूरी नहीं था, इनकी ऑब्लिगेशन नहीं थी, लेकिन अगर ये बना भी लेते हैं ना तो ये इनके अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये किसी और को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आप उनसे नहीं मांग सकते, आप किसी से नहीं पूछ सकते। कि सपोज आप कोई चीज लेने के लिए जाते हो ना, आपको वो कहते हैं कि यार ये चीज 50,000 रुपए की है, वो आपको कभी ये नहीं बताएगा मैंने कितने की ली, और आप उससे पूछ भी नहीं सकते। तो वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है आपको उससे कोई गर्ज नहीं होती। हाँ, आप अपनी बार्गेनिंग करो, वो आपका हक बनता है, लेकिन वो आपको अपनी कॉस्ट नहीं बताएगा। अच्छा, जब वो कह रहे होते हैं ना कि इतने की तो हमें नहीं पड़ी, ये तो हमारी अपनी खरीद है, बेसिकली बकवास कर रहे हैं।
हालांकि उतने में दे देता है चीज, भाई तुम्हारी अपनी खरीद इतने में थी तो तुमने मुझे क्यों दिया इतने में। तो ऐसा नहीं होता, उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट होता है उनको, लेकिन प्राइवेट है आपके पास ये इंफॉर्मेशन, आप किसी और को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ टैक्स अथॉरिटीज को बताओगे या जिनसे लोन लेने जा रहे हो उनको बताओगे। तो यहाँ पर देखो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर private and do not have to be disclosed to the tax authorities and possibly also to the lending banks. These must be prepared according to accepted accounting principles and practices, but need not conform to all the requirements of accounting. वैसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है ना, उनके लिए तमाम स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं जो आप लोगों ने इनके मुताबिक चलना है। लेकिन जहां पर इनको ना थोड़ी सी आजादी है, वो आजादी ये है कि भाई आप लोगों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है ना, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो। लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो। आप अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हो तो आपके लिए माफी है, लेकिन कंपनीज के लिए नहीं है। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप अगर मुकम्मल फॉर्मेट को अप्लाई नहीं भी कर रहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, क्योंकि उनके लिए कोई मैंडेटरी भी नहीं था ये सब कुछ, लेकिन फिर भी वो कर रहे होते हैं। जो एक्सेप्टेड हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, वो उनके मुताबिक जरूर चलते हो। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग कंपनीज के लिए, तो कंपनीज के लिए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना भी मैंडेटरी है। कुछ बनाओ, लेकिन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाओ। आप लोग स्किप नहीं कर सकते कंपनीज के केस में। कहते हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी और प्रिपेयर्ड फॉर, ये बात याद रखना कि ये शेयर होल्डर्स के लिए बनाई जाती हैं, ऑफ द कंपनी एंड आर यूजुअली सब्जेक्ट टू ऑडिट। मतलब मैं अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आपको दे दूं, आप क्या उसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस शो करेंगे कि बिल्कुल हाँ सही बनी हुई होगी? हो सकता है कि मेरी कंपनी लॉस में हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मैंने उसमें प्रॉफिट शो कर दिए हो सकता है आपने मुझे रखा हुआ हो कि भैया आपको प्रॉफिट का 10% कमीशन मिलेगा, क्या मैं आपको लॉस शो करूंगा? हासिल बात है भाई, मैंने प्रॉफिट शो, कमीशन ज्यादा से ज्यादा बने, है ना ऐसा? तो भाई आप मेरी बनाई, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप तक नहीं पहुंच सकती। वो पहले ऑडिट, मतलब उनकी चेकिंग होती है और उसके बाद वो आप तक पहुंचते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मैं यहाँ पर आपसे अकाउंटिंग का एक टेस्ट लूं और आपने वो टेस्ट सॉल्व किया और अपने घर वालों को बगैर चेक किया हुआ टेस्ट दिखा दिया, ये देखें ये मेरा फर्स्ट चैप्टर का अकाउंटिंग का टेस्ट हुआ था, ये देखें मैंने सारा सॉल्व कर दिया, आपके पापा ठीक है खुश होंगे कि आपने चले मेहनत की है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खुश होंगे, क्योंकि उन्हें आपने ठीक किया ये गलत। लेकिन अगर वही चेक आप, वही टेस्ट आप मेरे पास लेकर आओ, मैं उसको चेक करके और आपके मार्क्स लगाऊं और फिर जाके आप अपने बाबा को दिखाओ, तब उनके लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस हासिल होगा कि आपको कुछ आता है या नहीं आता है, और आपको भी पता चल जाएगा कि आपने ठीक किया है या आप लोगों ने गलत किया। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखो, अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स में यही फर्क होता है। अकाउंटेंट्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद से बनानी होती हैं, जबकि ऑडिटर का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना नहीं होता, उसको चेक करना होता है। बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना ऑडिटर्स का काम होता है, फिर उनमें से मिस्टेक्स निकालना, फिर वो आके करेक्ट करवाना उनसे कि भाई ये आप इनको करेक्ट करो, ना करेक्ट करें तो फिर बता दो शेयर होल्डर्स को भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, इनके ऊपर रिलाय नहीं करना। ऑलराइट, तो ये जो ऑडिटर होता है ना, ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, ये न्यूट्रल पार्टी होती है, ये ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से होता है ना ही शेयर होल्डर्स की तरफ से होता है। ओके, ये ऐसे समझ लीजिए जैसे मैच का एक अंपायर है, तो इसने डिसीजन करना होता है, मतलब बताना होता है कि काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, audit is the examination of the financial statement by an independent expert who expresses an opinion as to whether they are fairly presented, show a true and fair view। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वर्ड यूज क्या करते हैं, टर्म यूज क्या करते हैं,
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करें। ऑडिटर ने जो अपनी ओपिनियन देनी होती है ना, वो इसी बात पे देनी होती है कि ये आफ्टर चेकिंग, जब मैंने ऑडिट किया तो उसके बाद क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं कर रही, इसके बारे में उसने बताना होता है। ऑलराइट, और इसी को इन शॉर्ट कहते हैं फेयरली प्रेजेंटेड। नेक्स्ट देखो, कंपनी लॉ रिक्वायर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फाइल्ड विद अ गवर्नमेंट एजेंसी। अब ये कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हम लोग पाकिस्तान के अंदर कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, उसके कंपनीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जाकर आप लोगों ने सबमिट करवाना है गवर्नमेंट एजेंसीज को, where they can be accessed and read by any member of the जनरल पब्लिक। मतलब वहां पर रखी हुई होती है ताकि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को भी जरूरत हो ना, तो वो वहां से ले और उसको रीड भी कर सकता है और इजीली वहां तक पहुंच भी सकता है। फिर नेक्स्ट देखो, कहते हैं लिस्टेड कंपनीज आर इवन रिक्वायर्ड टू मेक देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल ऑन देयर। आप किसी भी लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट ओपन करके देखें ना, तो उसमें एक कॉलम आपको नजर आएगा फाइनेंशियल्स के नाम का, और जैसे उस पर क्लिक करोगे पिछले 4 से 5 साल की स्टेटमेंट जरूर आपको नजर, तो उनकी वेबसाइट्स के ऊपर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मौजूद होती है। मतलब कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राइवेट नहीं है, ये पब्लिक है और ये जनरल पब्लिक तक पहुंचती है। हर किसी को कंपनीज के प्रॉफिट्स का पता होता है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन, लॉज that are used to prepare and present financial statements are known as generally accepted accounting principles, और in short इन्हें कहा जाता है GAAPs। ओके, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हम लोग कहते हैं ना कि जिंदगी गुजारने का कोई तौर तरीका होता है, कोई रूल होता है, कोई स्टैंडर्ड होते हैं। अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का जो तौर तरीका है, अकाउंट जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कन्वेंशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, इनको हम लोग कहते रहते हैं जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। डन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।